डियर स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर के इस क्लास में आज हम फर्स्ट पेपर का एक बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ब्रिटेन का संविधान, और इसमें हम आज चर्चा करने जा रहे हैं ब्रिटेन में मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसा कि हमने पिछले क्लासों में देखा, ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत तो आपको बताया गया कि ब्रिटेन में शासन की प्रणाली के तौर पर संसदात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, और ऐसी संसदात्मक व्यवस्था स्वीकार करने वाला ब्रिटेन दुनिया का पहला देश है। तो संसदात्मक व्यवस्था के बारे में जो विशेषताएं ब्रिटेन में स्वीकार की गई, विकसित हुई, वो विशेषताएं बाद में दुनिया के दूसरे देशों द्वारा भी अपने यहाँ लागू की गई। संसदात्मक व्यवस्था ब्रिटेन की देन है, और संसदात्मक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता जो होती है वो ये है कि इसमें कार्यपालिका सदैव दो प्रकार की पाई जाती है। दो प्रकार की कार्यपालिका कौन कौन सी है? नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका के तौर पर हमने पिछले वीडियो में देखा, ब्रिटेन में जो संस्था काम करती है, जो पद काम करता है, वो है क्राउन, राजा का पद। और वास्तविक कार्यपालिका के तौर पर ब्रिटेन में जो संस्था काम कर रही है वो कौन है? मंत्रिमंडल। यह है एक ऐसी संस्था है, वास्तविक कार्यपालिका है, अर्थात कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का प्रयोग वास्तविक तौर पर मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, और मंत्रिमंडल के सलाह एवं परामर्श के आधार पर ही राजा द्वारा अपने आदेश जारी किए जाते हैं। तो राजा के पास नाम मात्र की शक्तियां हैं, वास्तविक शक्तियां किसके हाथों में निहित है? मंत्रिमंडल के हाथों में निहित हैं। यहाँ ये दो संस्थाएं हैं, मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद। इनके बारे में भी हम अंतर देखेंगे, क्या दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं, इनमें क्या समानताएं हैं, इनमें क्या अंतर हैं। यह मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, जिसे हम वास्तविक कार्यपालिका भी कह रहे हैं और इसे हम राजनीतिक कार्यपालिका भी कह रहे हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी हम कह रहे हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इसलिए कह रहे हैं कि बाकायदा चुनावों के माध्यम से इनकी नियुक्ति होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इनका एक निश्चित कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि कभी भी लोक सदन भंग हो जाए तो इन्हें त्यागपत्र देना होता है, या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो इन्हें त्यागपत्र देना होता है। नए चुनाव होते हैं, अगली बार ये आए नहीं आए कोई गारंटी नहीं है। जबकि इसके विपरीत होती है एक स्थायी कार्यपालिका, जिसे हम प्रशासनिक कार्यपालिका भी कहते हैं, जिन्हें हम लोक सेवक भी कहते हैं, पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। और प्रशासनिक कार्यपालिका सदैव किसके अधीन काम करती है? राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन काम करती है। तो यह है मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका भी है, और साथ ही कैसी है? राजनीतिक कार्यपालिका भी है। ये मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद को समझने से पहले हमें ये बात पुनः स्मरण करना जरूरी है कि ब्रिटेन का संविधान विकास का परिणाम है, रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट। अर्थात ब्रिटेन के संविधान में कई संस्थाएं, कई प्रक्रियाएं, कई परंपराएं किसका परिणाम है? विकास का परिणाम है। समय के साथ क्रम से विकास हुआ, और विकास होते होते आज जो हमें ब्रिटेन के संविधान में जो विशेषताएं दिखाई दे रही हैं, जो राजनीतिक संस्थाएं दिखाई दे रहे हैं, वो सब धीरे धीरे विकसित हुई हैं समय के साथ। तो इसी भांति इसी में एक उदाहरण हम बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, वो है मंत्रिमंडल का, अर्थात कैबिनेट सिस्टम भी ब्रिटेन में पूरी तरह से विकास का परिणाम है, क्योंकि संसद के किसी अधिनियम द्वारा या संविधान में कोई प्रावधान वहां हमें इस मंत्रिमंडल के बारे में देखने में शुरुआती तौर पर नहीं मिलता। सबसे पहले ब्रिटेन में 11वीं शताब्दी में नॉर्मन काउंट में जो राजा हुआ करते थे, उन नॉर्मन काउंट के राजाओं में एक संस्था बनी, क्यूरिया रेजिस। ये क्यूरिया रेजिस क्यों बनाई गई? राजाओं द्वारा शासन के कार्यों के बारे में परामर्श करने के लिए अपने विश्वसनीय लोगों की एक संस्था बनाई गई, जिसका नाम दिया गया क्यूरिया रेजिस। यह अभिजात वर्ग के लोगों की संस्था थी, जो राजा के विश्वास पात्र हुआ करते थे, उनसे शासन के कार्यों में परामर्श करता था राजा, तो उस संस्था का नाम क्यूरिया रेजिस दिया गया। धीरे धीरे इस संस्था के आकार में वृद्धि होती गई और कार्यों में वृद्धि होती गई। इसी के परिणाम स्वरूप क्यूरिया रेजिस के प्रभाव में भी कमी आती गई। अब क्यूरिया रेजिस के स्थान पर एक नई संस्था की आवश्यकता हुई, और इस क्यूरिया रेजिस का स्थान किसने ले लिया? प्रिवी काउंसिल ने ले लिया। ये प्रिवी काउंसिल पुनः राजा को परामर्श देने का काम करती थी। ब्रिटिश समाज के जो विभिन्न वर्गों के, उच्च वर्गों के लोग थे, उनको इसमें स्थान दिया गया। प्रिवी काउंसिल धीरे धीरे ये भी इसकी संख्या बढ़ने लगी, इसका भी प्रभाव कम हुआ, और जैसे जैसे ब्रिटेन में लोकतंत्र का विकास हुआ, वैसे वैसे हम देखें कि उत्तरदायित्व की बात पैदा होने लगी। तो अब
एक बड़ी घटना घटी राजा चार्ल्स द्वितीय। राजा चार्ल्स द्वितीय जो था वो अपने राज कार्यों के लिए, शासन कार्यों के परामर्श देने के लिए अपने कुछ अति विश्वसनीय राजा ने अपने अति विश्वसनीय लोगों की एक छोटी संस्था बनाई विचार विमर्श करने हेतु। और यह संस्था देखिए किस प्रकार एक संयोग का परिणाम है कि 5 लोगों को इसमें शामिल किया गया और इन 5 लोगों के जो नाम थे, इन नाम के प्रथम अल्फाबेट जो थे, वर्ण जो थे, उन 5 वर्णों को मिलाकर के एक संस्था बनाई। उस संस्था का नाम 5 वर्णों से इस प्रकार बना कबाल, CABAL, कबाल। और एक यह भी अभिमत है कि एक छोटे केबिन में चर्चा की जाती थी और इसी केबिन से बाद में, इसी कबाल से बाद में किस शब्द का निर्माण हुआ? कैबिनेट का निर्माण हुआ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैबिनेट नामक संस्था ब्रिटेन में जो है पूरी तरह से विकास का परिणाम है, रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट है। तो ये कैबिनेट सिस्टम जो है 16वीं, फिर इसके बाद हैनोवर वंश के शासक आए। हैनोवर वंश के शासकों की ब्रिटिश राजनीति में कोई रुचि नहीं थी और उन्हें अंग्रेजी भाषा का इतना ज्ञान भी नहीं था, तो उन्होंने मंत्रिमंडलों की बैठकों की अध्यक्षता करना भी छोड़ दिया। अब मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता का काम हम देखें कि जो उस संस्था थी कैबिनेट, उसका जो वरिष्ठ मंत्री हुआ करता था, उस वरिष्ठ मंत्री के द्वारा कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता की जाने लगी। ऐसा काम पहली बार ब्रिटेन में किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा किया गया। अर्थात मंत्रिमंडल की जो बैठकें हुई उसकी अध्यक्षता रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा की गई और संयोग से इन्हें ही ब्रिटेन का प्रथम अनौपचारिक प्रधानमंत्री माना जाता है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन हम देखें किसको मान रहे हैं? रॉबर्ट वॉलपोल। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इन्होंने ही किसकी बैठकों की अध्यक्षता की? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। तो बाद में ये परंपरा अपनी उपयोगिता के कारण स्थापित हो गई और आज बड़ी मजबूती के साथ ब्रिटेन के संविधान में हमें दिखाई देती है कैबिनेट सिस्टम, और इसी सिस्टम को दुनिया के दूसरे देशों द्वारा भी अपने यहाँ स्वीकार किया गया है। तो ब्रिटेन का मंत्रिमंडल एक विकास का परिणाम है। अब मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद ये 2 चीजें हैं, कई बार आपस में आप इनको अपने आप कंफ्यूज कर लेते हैं। तो देखिए इसको अपन कह रहे हैं मंत्रिमंडल को कैबिनेट और मंत्रिपरिषद को अपन कह रहे हैं क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए दोनों ही किसका वास्तविक कार्यकाल का है? इन दोनों को ही हम क्या कह रहे हैं? राजनीतिक कार्यकाल का कह रहे हैं। और यह बात भी आप ध्यान में रखिए कि मंत्रिमंडल अथवा मंत्रिपरिषद में शामिल होने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति मंत्रिमंडल अथवा मंत्रिपरिषद में शामिल होना चाहता है तो उसे किसका सदस्य होना जरूरी है? संसद का सदस्य होना जरूरी है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि संसदात्मक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है, क्लोज रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। तो हम यहाँ देखें और मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद की कार्रवाइयों में भाग लेते हैं, तो ये इस प्रकार क्लोज रिलेशन। तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, देखिए मंत्रिमंडल अपने आकार में एक छोटी संस्था है जबकि मंत्रिपरिषद अपने आकार में एक बड़ी व्यापक संस्था है। हम देख सकते हैं कि मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री, ऑल टाइप्स मिनिस्टर इंक्लूडेड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चाहे वो किसी विभाग के अध्यक्ष हो जिन्हें हम प्राय कैबिनेट मंत्री भी कहते हैं। सरकार के जो प्रमुख बड़े विभाग होते हैं जिनमें वरिष्ठ और अनुभवी लोगों को मंत्री नियुक्त किया जाता है, वो मंत्री। इसके अलावा राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव, उप सचिव, ये सब मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? मंत्रिपरिषद का निर्माण कर रहे हैं। जबकि किसी विभाग, महत्वपूर्ण विभाग, विदेश विभाग, वित्त विभाग, रक्षा विभाग, कृषि विभाग, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, बड़े मंत्रालय होते हैं, उन मंत्रालयों के अध्यक्षों को, मंत्रियों को सिर्फ क्या नाम दिया जाता है? मंत्रिमंडल का नाम दिया जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इन दोनों में अंतर, मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद में अंतर आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप बता सकते हैं कि साहब दोनों में किसके आधार पर अंतर है? आकार के आधार पर अंतर है। मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है, मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है जबकि मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है। कैसे? हिसाब मंत्री
मंडल में, कैबिनेट में सिर्फ महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव चारों मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? मंत्रिपरिषद का निर्माण कर रहे हैं। तो आकार के आधार पर अंतर है, पद संबंधी अंतर। जो पद है वो महत्वपूर्ण पद किसका है? मंत्रिमंडल का है। इसके अलावा वेतन संबंधी अंतर, ज्यादा वेतन किसका होता है? साहब कैबिनेट मिनिस्टर्स का होता है, और इनका वेतन उनकी तुलना में कम होता है। इसके अलावा शक्ति एवं कार्यक्षेत्र, शक्ति किसके पास है? विभाग अध्यक्ष होने के नाते कैबिनेट मिनिस्टर के पास ज्यादा शक्ति है, क्योंकि बाकी राज्य मंत्री या उप मंत्री या संसदीय सचिव इन कैबिनेट मंत्रियों को असिस्ट करते हैं, सहायता देते हैं इनके कार्यों में, क्योंकि काफी बड़े मंत्रालय होते हैं, तो मंत्रालयों के कई छोटे विभागों को इन नए नवनिर्वाचित सांसदों को सहायक या उप मंत्री के तौर पर जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखें कि शक्ति ज्यादा तुलनात्मक तौर पर किसके पास है? कैबिनेट के पास, और कार्यक्षेत्र भी किसका ज्यादा व्यापक है? कैबिनेट मंत्रियों का। तो यहाँ भी हमें अंतर देखने को मिल रहा है, और इस अंतर को हम बेहतरीन तरीके से समझने के लिए एक सेंटेंस आपको याद करना होगा, वो ये है कि मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य किसका सदस्य होता है? मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, परंतु मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य किसका सदस्य नहीं होता? मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। अर्थात मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ सरकार के महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद आकार में एक छोटी संस्था है, 8, 10, 15 लोग इसमें शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद देखें हम 70-80 लोग शामिल होते हैं। तो इन दोनों के इस आकार साइज में ही अंतर आ गया है, तो ये दोनों में अंतर है। अब हम देखें कि इसकी विशेषताएं क्या है, व्हाट आर सैलाइंट फीचर्स ऑफ कैबिनेट सिस्टम। तो देखिए राजा और मंत्रिमंडल का विशिष्ट संबंध होता है। राजा और मंत्रिमंडल का, देखिए राजा और मंत्रिमंडल दोनों कार्यपालिका है। राजा नाम मात्र की कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मंत्रिमंडल। और संसदीय व्यवस्था में सारे काम ब्रिटेन में किसके नाम से होते हैं? राजा के नाम से। परंतु राजा स्वयं कोई कार्य नहीं करता, किसकी सलाह एवं परामर्श के आधार पर काम करता है? मंत्रिमंडल की सलाह एवं परामर्श के आधार पर कार्य करता है। मंत्रियों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, हम देखें कि राजा जो है वो लोक सदन में, ब्रिटेन के संसद के 2 सदन हैं साहब, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन के तौर पर कौन है? लॉर्ड सभा, और निम्न सदन के तौर पर कौन है? हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राजा द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, और प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर ही बाकी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अब मंत्रियों की नियुक्ति तो करता है, ठीक है, पर उस नियुक्ति करने में राजा के पास स्वयं विवेक नहीं है। इसके अलावा हम देखें कि मंत्रिमंडल को अपने पद से जब भी बर्खास्त कर सकता है जब उसके पास क्या, उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। तो यहाँ हम देखें कि इन दोनों के बीच में हम देखें कि मजबूत संबंध ये है कि दोनों क्या है? कार्यपालिका है। कार्यपालिका की प्रकृति अलग अलग है, ये नाम मात्र की कार्यपालिका है, ये वास्तविक कार्यपालिका है। तो वास्तविक रूप में काम कौन कर रही है? मंत्रिमंडल। और किसके नाम से काम हो रहा है? राजा के नाम से। परंतु कई बार राजा का व्यक्तित्व अगर प्रभावशाली है, अगर क्योंकि राजा का पद बड़ा गौरवमयी पद है ब्रिटेन में, तो ऐसी स्थिति में राजा किसको प्रभावित कर सकता है? मंत्रिमंडल को। परंतु ब्रिटेन में जब आज पूरी तरह से गणराज्य लोकतंत्र स्थापित हो चुका है, तो यहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति हमें किसकी दिखाई दे रही है? मंत्रिमंडल की दिखाई दे रही है। इसके अलावा संसद और मंत्रिमंडल में क्या संबंध है? और संसदात्मक व्यवस्था की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि एक क्लोज रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एजुकेटिव। तो यहाँ हम देखें कि मंत्रिमंडल का सदस्य होने के लिए किसका सदस्य होना जरूरी है? संसद का सदस्य होना जरूरी है। इसके अलावा संसद अपने अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से किसको अपने पद से हटा सकती है? मंत्रिमंडल को अपने पद से हटा सकती है। इसके अलावा हम देखें कि मंत्रिमंडल भी संसद को, लोक सदन को समय से पहले अगर राजा को परामर्श कर दे कि संसद लोक सदन को भंग कर दिया जाए, नए चुनाव करा लिए जाए, तो ऐसी स्थिति में लोक सदन को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। तो दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। इसके अलावा हम देखें कि जो लोक संसद का संचालन है, संसद के सत्र बुलाना है या सत्रों का अवसान करना है, या संसद में जो कार्यवाहियां हैं या कार्य सूची है कि कब कौन सा विधेयक लाया जाएगा, किस प्रकार पेश किया जाएगा, तो इसकी इन सब चीज़ों को कौन तय करता है, कौन निर्धारण करता है? मंत्रिमंडल निर्धारण करता है। और वर्तमान में तो हम देखें जैसे जैसे ब्रिटेन में दलीय अनुशासन
विकसित हुआ, मजबूत हुआ, वैसे वैसे हम देखें कि मंत्रिमंडल और ज़्यादा शक्तिशाली रूप में हमारे सामने उभर के आया, क्योंकि मंत्रिमंडल एक टीम के रूप में काम करता है। इसके पास बहुमत होता है और इस बहुमत का मंत्रिमंडल नेतृत्व करता है, और इस नेतृत्व के आधार पर मंत्रिमंडल किसका भी नेतृत्व करता है? संसद का नेतृत्व करता है। इसके अलावा हम देखें कि प्रधानमंत्री जो किसकी अध्यक्षता कर रहा है? मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कर रहा है। इसी मंत्रिमंडल को नेतृत्व कौन प्रदान करता है? प्रधानमंत्री नेतृत्व प्रदान करता है। जैसे क्रिकेट टीम है, उस क्रिकेट टीम में हम देखें 11 खिलाड़ी होते हैं, तो उन खिलाड़ियों को नेतृत्व, उनका क्रम निर्धारण, उनकी तो ये सब चीजें उस टीम के कैप्टन के हाथों में होती हैं। इसी प्रकार इस मंत्रिमंडल रूपी टीम का कैप्टन कौन है साहब? प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर इस जहाज का महत्वपूर्ण चालक है। तो प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिमंडल को नेतृत्व प्रदान करता है। मंत्रिमंडल में किनको शामिल करना है, किस विभाग को कौन सा विभाग देना है या किसको हटाना है, कौन सी जिम्मेदारी सौंपनी है, इन सब का निर्धारण प्रधानमंत्री का स्वयं से विवेक का कार्यक्षेत्र है। और हम देखें कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के ऊपर समन्वय भी करता है। मंत्रिमंडल के विभिन्न विभाग जो होते हैं उन विभागों के बीच में समन्वय करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो है वो राजा मंत्रिमंडल के बीच में एक कम्युनिकेशन का भी काम करता है। मंत्रिमंडल द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनकी सूचना समय समय पर राजा को प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री इस मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। और मंत्रिमंडल में हम देखें कि प्रधानमंत्री का निर्णय, क्योंकि वो नेतृत्व करता है तो बहुमत दल का नेता है, तो कई बार हम देखें प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की निर्णय प्रक्रिया को, अगर उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली है तो वह मंत्रिमंडल की निर्णय प्रक्रिया को भी हम देख सकते हैं कि प्रभावित अच्छी तरह कर सकता है। मंत्रिमंडल में उत्तरदायित्व की भावना, देखिए संसदात्मक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है सामूहिक उत्तरदायित्व, थ्योरी ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना मंत्रिमंडल में देखने को मिलती है। यह सामूहिक उत्तरदायित्व हम देखें किसके प्रति होता है? संसद के प्रति। और संसद के प्रति भी हम अगर और विशिष्ट तौर पर बात करें तो स्पेशली ये मंत्रिमंडल जो है वो मंत्रिमंडल किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है? हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति, लोक सदन के प्रति रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, ये वो विभिन्न साधन हैं जिन साधनों के माध्यम से लोक सदन किसके ऊपर नियंत्रण रखता है? मंत्रिमंडल के ऊपर नियंत्रण रखता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल के ऊपर एक नियंत्रण होता है व्यक्तिगत, पर्सनल कंट्रोल। ये पर्सनल कंट्रोल कि अगर किसी एक मंत्री द्वारा कोई गलत आचरण किया जाता है या अनैतिक कार्य किया जाता है, दुराचरण किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। उन गलत कार्यों के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है और लोक सदन या संसद द्वारा उससे पद के त्यागपत्र की मांग की जाती है। तो उस स्थिति में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होता, उस व्यक्तिगत मंत्री को त्यागपत्र देना होता है। इस प्रकार हम देखें अगली विशेषता है मंत्रिमंडल की राजनीतिक सजातीयता, पॉलिटिकल हेजोमिनिटी। तो हम देखें कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, जैसे ब्रिटेन में ये परंपरा विकसित हुई कि जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो बहुमत दल के होने चाहिए। बहुमत दल एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है और सारे मंत्रिमंडल के सदस्य जो होते हैं वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी से लिए जाते हैं, तो उनमें राजनीतिक विचारधारा की साम्यता रहती है और इस कारण आसानी से निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके अलावा एक टीम वर्क बना रहता है और एकता, यूनिटी बनी रहती है और इसी कारण मंत्रिमंडल लोक सदन का आवश्यकता पड़ने पर नेतृत्व भी करता है। और राष्ट्रीय संकट के समय मजबूती के साथ या संसद की कार्रवाई के समय सरकार की रक्षा करने में या सरकार के विरुद्ध जो प्रस्ताव लाए जाते हैं उनको पारित होने से रोकने में एक टीम वर्क के रूप में ये काम करते हैं। मंत्रिमंडलों की बैठकों की गोपनीयता, हम देखें कि मंत्रिमंडल की बैठकों में निर्णय लिया जाता है, उनमें चर्चा की जाती है, कोई मंत्री उससे सहमत हो सकता है, कोई असहमत हो सकता है, पर मंत्रिमंडल की बैठकों में किसी मंत्री ने क्या मत रखा यह सार्वजनिक नहीं किया जाता। बैठकें, उनमें कार्य प्रक्रिया जो है पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती हैं, अर्थात इन्हें किसी मंत्री जब पद ग्रहण करता है तो पद की गोपनीयता की शपथ लेता है, तो उसके यह उत्तरदायित्व है कि मंत्रिमंडल की बैठकों में जो भी निर्णय लिए जाएं उनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी मीडिया में या बाहर जनता में या सदन में चर्चा नहीं की जाए, उन्हें जानकारी प्रदान, तो यह उसकी जिम्मेदारी है। और इस गोपनीयता के नियम के कारण हम देखें कि मंत्रिमंडल में एक यूनिटी बनी रहती है। अगर कोई मंत्री मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय से पूरी तरह असंतुष्ट है तो उसके पास ये विकल्प है कि वो अपने पद से त्यागपत्र दे दे, परंतु वह मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में पब्लिक में जानकारी नहीं देता। तो ये कुछ विशेषताएं हैं
जो निर्धारण करती हैं किसके स्वरूप के बारे में, कैबिनेट सिस्टम के स्वरूप के बारे में। और ये विशेषताएं जो ब्रिटेन में शुरू हुई, बाद में दुनिया के लेटर ऑन दूसरे देशों में जिनमें कैबिनेट सिस्टम आज हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने को मिलता है, उन्हीं देशों द्वारा भी स्वीकार कर ली गई। मंत्रिमंडल का गठन हम देखें कि प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, राजा को परामर्श देता है और राजा उस सूची के आधार पर मंत्रियों को अपने पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अब प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच में कार्यों का विभाजन करता है, कौन सा मंत्रालय, कौन सा विभाग किस मंत्री को देखना है। तो ऐसा करते समय वह मंत्री के अनुभव को देखता है, उनके कार्य क्षेत्र को देखता है, वह उसके संसदीय क्षेत्र को देखता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के बीच कार्यों का विभाजन कर देता है, उनके बीच समन्वय करता है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट है, एजुकेशन या हम देखेंगे फाइनेंस या हम देखें फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, ये जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, पोर्टफोलियोज हैं, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम जो करता है वो प्राइम मिनिस्टर करता है। और किसी मंत्री को कब मंत्रिमंडल से बाहर निकालना है या नए मंत्री को शामिल करना है, ये पूरी तरह से एक्सक्लूसिवली राइट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का अधिकार है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। अब मंत्रिमंडल अपने पद पर सामान्यतः 5 वर्ष तक रहता है, परंतु जब तक लोक सदन में, हाउस ऑफ कॉमन्स में इन्हें साधारण बहुमत प्राप्त है, तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। और जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, उस दिन मंत्रिमंडल स्वतः ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु के साथ ही मंत्रिमंडल समाप्त हो जाता है, नया प्रधानमंत्री आने पर अपना नया मंत्रिमंडल बनाता है। तो इस प्रकार हम देखें कि लोक सदन का बहुमत प्राप्त होना मंत्रिमंडल के अस्तित्व के लिए एक जरूरी शर्त है। मंत्रिमंडल का गठन, मंत्रिमंडल के प्रकार, संयुक्त मंत्रिमंडल जिसमें देश के विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों से मिलाकर के जो मंत्रिमंडल बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय संकट के समय इस प्रकार के मंत्रिमंडल बनाए जाते हैं। जैसे 1931 में ब्रिटेन में आर्थिक मंदी आई, तो उस आर्थिक मंदी से निपटने के लिए ब्रिटेन सरकार ने ब्रिटेन के जो प्रमुख अर्थशास्त्र आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ थे, चाहे वो विपक्ष की पार्टी के हो सकते हैं, उन सबको मिलाकर के एक मंत्रिमंडल बनाया। वो मंत्रिमंडल संयुक्त मंत्रिमंडल कहलाते हैं। युद्ध मंत्रिमंडल, युद्ध के समय जो मंत्रिमंडल बनाए जाते हैं, राजा अपनी अति विश्वसनीय, क्योंकि युद्ध में जरूरी होता है कि शीघ्र निर्णय लिए जाए और उनको लागू किया जाए, जिससे कि युद्ध में विजय प्राप्त की जा सके। तो और ऐसी स्थिति में एक छोटी संस्था बनाई जाती है और 4-5 अति विश्वसनीय साथियों के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री अपना एक मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। इसके अलावा अंतरंग मंत्रिमंडल, अंतरंग की राजा के लिए संभव, प्रधानमंत्री के लिए संभव नहीं है कि इतनी बड़ी मंत्रिमंडल की लोगों को एक साथ बुलाया जाए, उन पर चर्चा की जाए। तो शीघ्र निर्णय करने के लिए अपने अति विश्वसनीय लोगों की एक छोटी संस्था, इनर कैबिनेट, प्रधानमंत्री द्वारा अनौपचारिक रूप से बनाई जाती है। इसको इनर कैबिनेट भी कहा जाता है। भारत में भी है अनौपचारिक तौर पर। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय एक टर्म डेवलप हुआ किचन कैबिनेट। तो वो किचन कैबिनेट क्या थी, वो भी अति विश्वसनीय जो मंत्रिमंडल के साथी थे उनसे मिलकर सलाह परामर्श करने के लिए एक छोटी संस्था अनौपचारिक तौर पर जो बनाई गई, उसी को अंतरंग कैबिनेट कहा जाता है। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि वहाँ हमें एक अलग व्यवस्था भी देखने को मिलती है। उसे कह रहे हैं हम छाया मंत्रिमंडल, जिसे शैडो कैबिनेट भी कहा जाता है। यह सत्ता पक्ष द्वारा नहीं बनाया जाता, यह बेसिकली विपक्ष के द्वारा बनाया जाता है कि सरकार के विभिन्न कार्यों के ऊपर नजर रखने के लिए, विभिन्न विभागों के ऊपर नजर रखने के लिए विपक्ष भी सरकार के समानांतर अपना एक क्या मंत्रिमंडल बनाता है, जो सरकार के विपक्ष के सरकार के विभिन्न विभागों के ऊपर नजर रखता है कि कोई गलत कार्य तो नहीं हो रहा है, और होने पर उन्हें प्रकाश में लाता है। सदन में प्रश्न पूछे जाते हैं, जनता के सामने उस मुद्दे को ले जाया जाता है। तो इससे क्या होता है, सरकार का सतत उत्तरदायित्व बना रहता है सदन के प्रति भी और जनता के प्रति। तो एक स्वस्थ परंपरा है ये। और विपक्ष का नेता जो होता है वह शैडो कैबिनेट का नेता होता है, अर्थात इसे भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखा जाता है। तो शैडो कैबिनेट एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक माना जाता है और कहा भी जाता है कि सभी देशों में ये परंपरा होनी चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने बात की कि मंत्रिमंडल की क्या अर्थ है, क्या इसकी विशेषता है, कितने इसके प्रकार होते हैं, कैसे इसका गठन होता है, कैसे इसके कार्य करती हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मंत्रिमंडल के कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद आपको जो भी आपके क्वेश्चन हैं, जिज्ञासा है, वो कमेंट बॉक्स में जा करके या व्हाट्सएप ग्रुप में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में आप इस वीडियो को दूसरे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और महाविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा विभिन्न विषयों के जो लेक्चर बनाए जा रहे हैं, रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, उनको प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन दबा करके, और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं बटन दबा करके। धन्यवाद, थैंक यू।